एंट्रोपी ऑफ एजिंग, ये भी एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। हमने देखा कि जो विश्व नाटक हैं वो परिवर्तनशील नाटक हैं, और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन कंटिन्यूअसली उसमें ट्रांसफॉर्मेशन होता रहता है। अब मैं शब्द प्रयोग करूं ट्रांसफॉर्मेशन, तो ट्रांसफॉर्मेशन माना क्या? मान लीजिए कि कोई चीज अच्छी है और उसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है, तो वो ट्रांसफॉर्मेशन माना क्या? मतलब अच्छी अच्छी है तो ऑर्डरली है, तो वो डिसऑर्डरली की तरफ जाएंगी, ट्रांसफॉर्मेशन माना। तो सबसे अच्छा है, सबसे अच्छा है, फिर ऊपर अच्छा होने के बाद सबसे अच्छा है, फिर ट्रांसफॉर्मेशन होता है, तो नेचुरली वो डिसऑर्डर की और ही उसका ट्रांसफॉर्मेशन होगा। इसलिए विश्व नाटक में जो भी परिवर्तन होता है वो परिवर्तन ट्रांसफॉर्मेशन ऑर्डर से डिसऑर्डर की तरफ का ही होता है। इसलिए डिजेनरेशन होता है, कंटिन्यूअस, दैट इज द डिजेनरेशन। इसको लॉ ऑफ एजिंग भी बोला जाता है। दूसरे शब्दों में, कोई भी नई चीज इस विश्व के अंदर, कोई भी नई चीज दूसरे क्षण नई नहीं रहती है, उसमें डिजेनरेशन शुरू हो जाता है। कोई भी नई, एक नया मकान बनाया मान लीजिए, तो नया मकान बना है तो फिर नेक्स्ट मोमेंट पे डिजेनरेशन शुरू हो जाता है उसका। और फिर हम शब्द प्रयोग क्या करते हैं कि ये मकान 1 साल पुराना है, 2 साल पुराना है, 3 साल पुराना है, 10 साल पुराना है। हमारी उम्र में भी देखो, हम लोग कहते हैं 1 ईयर ओल्ड, 2 ईयर ओल्ड, 3 ईयर ओल्ड। तो हमेशा ये परिवर्तन जो है विश्व नाटक के अंदर, वो डिजेनरेशन की ओर होता है। तो एवरीथिंग इन द वर्ल्ड इज ट्रांसफॉर्मिंग एवरी मोमेंट। We have also seen that every transformation is a cyclic one. वो आगे देख लिया। These cyclic transformations are from best towards worst, from tidy towards untidy, from orderly to disorderly, from new towards old. तो ये परिवर्तन जो होता है वो नए से पुराने की ओर परिवर्तन होता है। Meaning that nothing new remain new next moment, continuously degeneration takes place। इसलिए उसको लॉ ऑफ इंक्रीजिंग एंट्रोपी और लॉ ऑफ एजिंग कहा जाता है। देखो, ये जो सिद्धांत है, द इनिशियल पीरियड ऑफ ड्रामा इज अ गोल्डन एज एंड द लास्ट पीरियड इन ऑफ द ड्रामा इज आयरन एज। ब्रह्मा का दिन है और ब्रह्मा की फिर रात आती है। तो इस तरह से ये डिजेनरेशन विश्व नाटक में होता है। अभी देखो, ये साइंस का भी सिद्धांत है। यदि फिर मैं साइंस के ऊपर आता हूँ, जिन्होंने थोड़ा सा फिजिक्स पढ़ा है, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यदि पढ़ा है, तो ये सब जितने भी लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हैं या न्यूटन्स लॉज ऑफ, 3 लॉ जो न्यूटन्स के हैं, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी 3 हैं, वो सब फिलोसॉफिकल भी हैं। तो ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये कहता है कि इन एंट्रोपी कैन नेवर डिक्रीज, इट इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। साइंस का सिद्धांत एंट्रोपी, एंट्रोपी का डिक्शनरी मीनिंग आप निकालेंगे ना, तो डिसऑर्डर, एंट्रोपी का मतलब होता है डिसऑर्डर। तो डिसऑर्डर हमेशा बढ़ता जाता है, डिसऑर्डर कभी डिक्रीज नहीं होता है। ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है, साइंस का सिद्धांत है। तो लॉ ऑफ इंक्रीजिंग एंट्रोपी, इसलिए मैंने यहाँ पर लॉ ऑफ इंक्रीजिंग एंट्रोपी शब्द प्रयोग किया है। तो एंट्रोपी कैनॉट, फिर बाद में उन्होंने बताया कि यदि ये फिर साइकिल को तो रिपीट होना है, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन फिर कनिष्ठ से श्रेष्ठ की और होना चाहिए, जिससे फिर वो साइकिल रिपीट हो सके। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे संभव है? तो ये साइंस का सिद्धांत क्या कहता है कि कोई भी डोमेन के अंदर कोई फिनोमेना, कोई एक्टिविटी चलती है जिसमें काफी एंटिटीज का इन्वॉल्वमेंट होता है, तो वो हमेशा डिजेनरेशन की और ही ट्रांसफॉर्मेशन होगा। अभी उसको रीजनरेट करना हो तो अंदर जितने हैं, मतलब वो डोमेन के अंदर या तो सिस्टम के अंदर जो कार्यरत हैं, उसमें से किसी की भी क्षमता नहीं है कि उसको, उसकी एंट्रोपी को ओरिजिनल स्टेज पे ला करके रख दे। ऑर्डर में लाने की क्षमता उनमें नहीं है, क्योंकि दे आर इन द प्रोसेस ऑफ डिजेनरेशन। तो जो लोग प्रोसेस ऑफ डिजेनरेशन में हैं, उनकी कोई क्षमता नहीं है कि वो रिजेनरेशन कर सके। तो ये रिजेनरेशन कैसे हो सकता है, या ओरिजिनल जो उसकी एंट्रोपी है, या तो एंट्रोपी को 0 पर कैसे ला सकते हैं, डिक्रीज कैसे कर सकते हैं? तो वो संभव है
एक्सटर्नल इंटरवेंशन ऑफ सम एजेंसी, वो जो 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 डिजेनरेशन के प्रोसेस में नहीं है और बाहर हैं, ऐसी कोई एजेंसी इंटरवीन करती हैं, इंटरवेंशन करती हैं, तो फिर जाकर के वो उसकी एंट्रोपी जो है वो ओरिजिनल मतलब जीरो एंट्रोपी हो सकती है, मतलब ऑर्डर में ला सकती है। तो यही होता है कि बाबा परमात्मा जो है, परमात्मा एक रिजर्व सोल, वो आत्मा ही है। बाबा खुद कहते हैं कि मैं एक आत्मा ही हूँ, जैसे तुम आत्मा हो मैं आत्मा हूँ। लेकिन डिफरेंस क्या है मेरे में और तुम्हारे में? मैं एक रिजर्व सोल हूँ, मैं इस साइकिल में नहीं आता हूँ, और मेरा ये जो मेरा त्याग है रिजर्व साइकिल में नहीं आता, उसका कारण ये है कि तुम कंप्लीटली जब डिजेनरेट होते हो तो तुमको बचाने वाला कौन होगा? इसलिए मैं रिजर्व रहता हूँ। इस विश्व नाटक में मुझे रिजर्व रखा गया है, जिससे मैं साइकिल में आता ही नहीं हूँ। तो मैं तो फिर प्रोसेस डिजेनरेशन के प्रोसेस में मैं नहीं आऊंगा। आई एम नॉट इन द साइकिल, मैं साइकिल में नहीं हूँ, इसलिए मेरा डिजेनरेशन नहीं होता है। और मैं इसलिए अपरिवर्तनशील हूँ, मेरा परिवर्तन होता ही नहीं है। जो साइकिल में होता है वो सब परिवर्तनशील है। तो मैं फिर अपरिवर्तनशील परमात्मा जब एंड ऑफ द साइकिल इंटरवीन करता हूँ, इंटरवेंशन करता हूँ, और इंटरवीन करके तुमको ये ज्ञान योग शिक्षा देता हूँ, और सारे विश्व को प्रकृति के तत्वों के सहित सब कुछ मैं उसको ओरिजिनल जो जीरो एंट्रोपी, जीरो डिसऑर्डर के ऊपर ला के रख देता हूँ। तो जीरो डिसऑर्डर के ऊपर ला के रख देता हूँ और मैं चला जाता हूँ। और फिर साइकिल जब रिपीट होता है तो सिद्धांत तो यही है इंक्रीजिंग एंट्रोपी का। तो फिर अब डिजेनरेशन का प्रोसेस शुरू होता है। तो ये पूरा जो डिजेनरेशन है दैट टेक्स 5000 ईयर्स, जैसे यहाँ परमात्मा ने 5000 वर्ष का साइकिल बताया है, तो पूरे साइकिल में उसका डिजेनरेशन होता है और फिर रिजेनरेशन के लिए मैं आता हूँ। तो विश्व नाटक में परमात्मा का जो पार्ट है, श्रेष्ठ पार्ट है, और वो एक आत्मा है, वो सिर्फ हमारे लिए रिजर्व रहती हैं, पार्ट में आती नहीं है। जब हम सब पतित बन जाए तो यही एक सत्ता है जो हमको फिर, हाँ, ओरिजिनल जो हमारी जीरो एंट्रोपी है, जीरो डिसऑर्डर है, उसमें ला करके हमको रख देती है। फिर हम स्लिप करना शुरू करते हैं। तो बाबा लिफ्ट का काम करते हैं और हम स्लाइड करते हैं, धीरे धीरे डिजेनरेट होते हैं। तो इस तरह से ये भी एक जो सिद्धांत है वो भी सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ही है कि एंट्रोपी कैन नॉट डिक्रीज, इट इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। आइए अभी ये जो पांचवा जो सिद्धांत है जिसको हम लॉ ऑफ रिबर्थ कहेंगे, ये सिद्धांत भी बहुत महत्वपूर्ण है, आत्मा को लागू होता है कि जिसका जन्म हुआ है उसका मृत्यु निश्चित है, और जिसका मृत्यु हुआ है उसका जन्म निश्चित है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखो वेस्टर्न फिलोसॉफी में अभी तक ऐसा माना जाता था, तो वो लोग ऐसा कहते थे कि बर्थ बर्थ इज एन एक्सीडेंट। बोलो कि द बर्थ इज एन एक्सीडेंट, डेथ इज सर्टेन। क्योंकि डेथ इज सर्टेन तो कहना ही पड़ेगा, क्योंकि जिन लोगों ने, देख रहे हैं हम कि जितने लोगों ने जन्म लिया है उनका मृत्यु हुआ है, इसलिए उन्होंने बर्थ एक्सीडेंट कह दिया और डेथ को सर्टेन बोल दिया। लेकिन हमारी जो फिलोसॉफी, इंडियन फिलोसॉफी है, उसमें तो पहले से ही माना जाता है, और गीता में तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य स। इसलिए फिर तुमको शोक करने की कोई जरूरत ही नहीं है। इसलिए यहाँ पर जिसका जन्म हुआ है उसका मृत्यु निश्चित है, और मृत्यु हुआ उसका जन्म निश्चित है, और उसको अपने पार्ट को कंटिन्यू करना है। तो ये लॉ ऑफ रिबर्थ है, और लॉ, इसका स्टेटमेंट सिंपल है, जिसका जन्म हुआ है उसका मृत्यु निश्चित है, और जिसका मृत्यु हुआ है उसका जन्म निश्चित है। और ये जन्म मृत्यु का साइकिल अनादि समय से चला आता है, अनंत तक उसको चलना है। ये उसका एक स्टेटमेंट हो गया। लेकिन उसके बाद ये जो लॉ है उसके अंतर्गत जो कुछ भ्रमणाएं हैं उसको भी क्लियर करना जरूरी है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में तो ऐसा लिखा है कि कोई आत्मा शरीर छोटी है तो डेफिनेटली उसको दूसरा जन्म लेना पड़ता है। लेकिन वो उनको दूसरी योनि में जन्म लेते हैं, पशु पक्षी की योनि में जाएंगे। हाँ, तो वहाँ पर तो 84 लाख योनि की बात बताई है। तो ये 84 लाख योनि में वो लोग जन्म लेते हैं, और फिर बाद में एक जन्म उनको मिलता है, ऐसा वहाँ पर माना गया है। लेकिन ये भी सत्य नहीं है। मनुष्य आत्मा मनुष्य योनि में ही जन्म लेती है,
ये एक सैद्धांतिक बात है। तो मनुष्य आत्मा मनुष्य योनि में क्यों जन्म लेती है? सबसे पहला तो पॉइंट ये है कि जितनी भी चेतनाएं हैं, देखो चेतना तो वृक्ष में भी है, जगदीश चंद्र बोस ने तो ये भी साबित कर, चेतना जो कॉन्शियसनेस है वो तो वृक्ष में भी है। और एक यूनिसेल्युलर अमीबा जैसा यूनिसेल्युलर कुछ ऑर्गेनिज्म ले लो तो उसमें भी तो चेतना है, वर्म्स में भी चेतना है, और उसके बाद बर्ड्स में तो, लेकिन हर एक में जो कॉन्शियसनेस का लेवल है वो डिफरेंट है। तो ये जो चेतना है वो वृक्ष के बीज के समान है। तो जैसा बीज बोएंगे वैसा वृक्ष, वैसा फल मिलता है हमको। तो ये बीज के अंदर पूरी उसकी हिस्ट्री लिखी हुई होती है। तो जैसे कि एक बबूल का बीज हम बोएंगे तो फिर हम बबूल का पेड़ हमको मिलेगा। यदि एप्पल का बीज डालेंगे तो वृक्ष भी एप्पल का होगा और हमको एप्पल मिलेगा। तो जैसा बीज वैसा वृक्ष। तो ये जितनी भी विविध योनि की आत्माएं हैं वो बीज के रूप में हैं। तो सबसे पहले तो जो कोई बर्ड होता है, पक्षी होता है, तो पक्षी की जो आत्मा होती है वो आत्मा की अपनी क्षमता है, उसकी टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसके भी एट्रीब्यूट्स है, उसकी भी क्षमता है। वो और वो क्षमताओं की तुलना आप कुछ चार पैर वाले जो पशु होते हैं उसके साथ नहीं कर सकते हैं। और इसीलिए जैनिज्म में आप देखेंगे तो जैनिज्म में पूरे जो ये जितने भी योनियां है उसका वर्गीकरण किया हुआ है। और ये वर्गीकरण जो वहां पर किया गया है वो इंद्रियों के आधार पर किया गया है। तो जैसे हम ह्यूमन बीइंग है वो पंच इंद्रिय है, हमारे पास पांच इंद्रिय, वैसे तो 13 इंद्रियां हैं, 13 सेंसेस जिसको हम कहेंगे। पांच कर्मेंद्रियां हैं, पांच ज्ञानेंद्रियां और तीन सूक्ष्मेंद्रियां हैं। तो ये जो 13 सेंसेस जो हमारे हैं, इसलिए द हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। देखो चेतना तो है, चेतन है, लेकिन चेतना का स्तर कितना ऊंचा है। तो जो चेतना का स्तर मुझे मनुष्य आत्मा के अंदर है वो स्तर फिर निम्न कक्षा की योनि की आत्मा में नहीं है। इसलिए जैनिज्म में एक इंद्रिय, द्विइंद्रिय, त्रिइंद्रिय, इस प्रकार से वहां पर क्लासिफिकेशन किया गया है। अभी अभी बाकी एक आत्मा होगी, उसमें चेतना तो है लेकिन उसको कोई फीलिंग ही नहीं है, उसको फीलिंग जैसी कोई चीज नहीं है। वृक्ष को काटते हैं तो इतना, जैसे हमको तो कोई टच भी करता है तो कितनी फीलिंग आती है, ये तो बात छोड़ दो। अरे दो शब्द, फिजिकल टच की तो बात जाने दो, लेकिन दो शब्दों से हमको कोई आदमी डिस्टर्ब कर सकता है। तो हम तो वहां तक इतने सेंसिटिव हैं। अब वो सेंसिटिविटी क्या कोई पशु या पक्षी के पास है? नहीं है। इसलिए चेतना 84 लाख वेराइटीज ऑफ कॉन्शियसनेस हो सकते हैं, वो बिल्कुल सही है। लेकिन एक योनि की आत्मा दूसरी योनि में जन्म लेती है, ऐसा नहीं है पक्षी की आत्मा फिर पशु बनेगी और पशु की आत्मा पक्षी बनेगी, ऐसा नहीं है। जो पोपट है मान लीजिए कि, तो दूसरे जन्म में पोपट है, दे आर हैप्पी, उसमें कोई प्रश्न नहीं है। तो हम जो उसको भोग योनि बनते हैं वो मानते हैं, वो भी भोग योनि नहीं है। ऐसे कई आर्ग्यूमेंट्स है, मैं समझता हूँ कि इसका विस्तार मैं अभी नहीं करता हूँ, क्योंकि कुछ 5 या 6 ऐसे आर्ग्यूमेंट है लॉजिकल जिससे हम बिल्कुल प्रूव कर सकते हैं कि मनुष्य आत्मा मनुष्य योनि में ही जन्म लेती है। लेकिन एक बात मैं स्पष्ट रूप से बता दूं कि अभी ये सब छोटे मोटे ऐसे आर्ग्यूमेंट, लॉजिकल आर्ग्यूमेंट में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नाउ इट हैज बीन साइंटिफिकली प्रूव्ड। क्योंकि ये जो मैंने जो शुरू में जब साइंस ऑफ ह्यूमन कॉन्शियसनेस का डिस्कशन कर रहे थे तब भी मैंने बताया था कि जो 5 फिनोमिना हैं वो 5 फिनोमिना ने ये भी प्रूव कर दिया है। एक तो नेचुरल रिकॉल ऑफ द पास्ट बर्थ, दूसरा है प्रोग्रेसिव हिप्नोटिक रिग्रेशन, तीसरा है प्रोग्रेसिव हिप्नोटिक प्रोग्रेशन, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस एंड नियर डेथ एक्सपीरियंस। ऐसे ऐसे जो फिनोमिना हैं उससे भी स्पष्ट हुआ है कि हम एक अजर अमर अविनाशी आत्मा है, एक चेतना है, कॉन्शियसनेस है, शरीर छोड़ने के बाद भी हमारा अस्तित्व बना रहता है, वो तो प्रूव कर दिया उन लोगों ने। लेकिन मनुष्य आत्मा मनुष्य योनि में ही जन्म लेती है, उसमें भी विशेष रूप से प्रोग्रेसिव हिप्नोटिक रिग्रेशन के माध्यम के द्वारा जब कईयों को पिछले जन्मों में ले जाते हैं तो उसमें कईयों ने 6 जन्म 7 जन्म तक का रिकलेक्शन किया है। मैंने जो बॉक्साम नाम का जो पैरासाइकोलॉजिस्ट था उसने एक इवांस नाम की महिला पर जो एक्सपेरिमेंट किया,
उसने 6 जन्मों को रिकॉल किया और वो डिस्क्रिप्शन इतना प्रिसाइज था, इसलिए वो किस्सा वर्ल्ड फेमस हो गया। तो 6 जन्मों का उसने इतना डिटेल में डिस्क्रिप्शन दिया था, लेकिन ऑल 6 बर्थ, 6 जन्म उनके सब ह्यूमन बीइंग के रूप में ही थे। और आज तक नेचुरल रिकॉल ऑफ द पास्ट बर्थ में एक भी किस्सा किसी को मिला नहीं है कि जिसने कहा हो को मैं पास्ट बर्थ में हाथी था या घोड़ा था या गाय या भैंस थी। किसी ने नहीं बताया, कभी एक भी केस नहीं मिला है। जितने भी नेचुरल रिकॉल ऑफ द पास्ट बर्थ के केसेस हैं, वो सभी केस के अंदर सभी लोगों ने यही बताया है कि मैं एक ह्यूमन बीइंग के रूप में ही था। तो ये जो लॉ ऑफ फ्री बर्थ है वो एक बहुत ही विस्तृत विषय है हमारे लिए, उसकी डेप्थ में हमें जाना चाहिए और समझना भी चाहिए कि मनुष्य आत्मा किस तरह से मनुष्य योनि में जन्म लेती है। और वो लोग जो मानते हैं कि किए हुए विकर्म की सजा के रूप में पशु पक्षी योनि के आत्मा में जाना चाहिए, वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि आज मनुष्य जितना दुखी है ना, उतना दुख तो पशु पक्षियों को भी नहीं है। और आप पेट डॉग की, पेट जो एनिमल्स होते हैं, पेट डॉग हो पेट कैट हो, उनका जीवन देखिए। यहाँ यूएसए या विदेशों में तो उनका जीवन देखिए किस तरह से उनका जीवन है, बहुत ही अच्छा है मनुष्य से। आप सोमालिया में जाइए, इथोपिया में जाइए, और किस तरह से बच्चों की क्या हालत है, बिल्कुल आप स्केलेटन जैसे, आपको जो बच्चे नहीं देखेंगे, स्केलेटन देखेंगे आपको। तो क्या उनकी हालत है। और इधर तो ये भी मानना ठीक नहीं है कि वो एक भोग योनि है, सजा खाने के लिए वो योनि बनी है। अरे वो तो प्रकृति की शोभा है। तो इस तरह से हमको देखना चाहिए। और मुझे लगता है कि आज हम यहाँ पर समाप्त करेंगे। ओम शांति। यदि आपके अभी कुछ क्वेश्चंस हैं